काफ़ी देर से वो लोग इमरजेंसी के बाहर खड़े थे। दादी जान कब से तस्वीर पढ़ती अबिया के लिए रो रो के दुआ कर रही थी, जबकि आयश परेशानी से इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वो दादी जान को ज़ैनब के बारे में सब कुछ बता चुका था, जिसे सुनते दादी की अपनी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। लेकिन नबिया की तबीयत को देखते इन्हें बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद डॉक्टर बाहर आए तो आयश और दादी फ़ौरन उनकी जानिब लपके। डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ, वो ठीक तो है ना? आयश ने बेचैनी से पूछा। देखिए मिस्टर आयश, हम आपको कुछ झूठी तसल्ली नहीं देंगे। आपकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और ऐसा लगता है आपने इन्हें लाने में बहुत देर कर दी है। इनकी सांसें बहुत मध्यम चल रही हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है पेशेंट खुद ही जीना नहीं चाहती। इतना सब करने के बाद भी इनकी सांसें नॉर्मल नहीं हो रही। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि दुआ करें, अल्लाह से ठीक करेगा। डॉक्टर आयशा कंधा थपथपाता प्रोफेशनल अंदाज में कहता चला गया, जबकि डॉक्टर की बात सुनते इस मजबूत मर्द की आंखों से आंसू बह निकले थे। अब यह कि इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ दादी। काश मैं ऐसी बात मानकर रुक जाता तो आज मेरी बेया इस हालत में ना होती। आयश बच्चों की तरह रोते दादी के गले लगा। बस बेटा, अल्लाह से दुआ करो वो ठीक हो जाए। इससे माफ़ी मांगो अपनी नाइंसाफ़ी की। वो ज़रूर माफ़ करेगा, वो ज़रूर तुम्हारी सुनेगा। दादी खुद भी रोती से चुप करवाने लगी। मज़ा आया ना आज? अफ़ाम और रानी अभी डिनर करके वापस आए थे। अफ़ाम सोफ़े पे गिरने के अंदाज में बैठता। जी बहुत मज़ा आया। रानियाँ सर से दुपट्टा उतारती, गले में डालते, कान के झुमके उतारने लगी। अफ़ाम की नज़र इसकी कमर पर झूलते काले लंबे बालों पर गई तो इसे अपना पहले का रवैया याद आने लगा। इसे कितनी सदमेली से कहा था कि इसके सामने बाल ना खुले, जबकि इतने खूबसूरत बाल थे कि अफ़ाम का जी जाके अभी जाके इन बालों को छू के देखते। और इसने ऐसा ही किया। अपने दिल की बात पर लबैक कहता आहिस्ता से उठता, रानिया के पीछे आ रुका। शीशे में इसने अपने पीछे अफ़ाम का अक्स देखते रानिया से सवालिया अंदाज में उबरूज गए। लेकिन अफ़ाम की नज़रें अपने बालों पे जमी देख के इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी, वो गलती से खुले रह गए, मैं भी बांध लेती हूँ। वो धीमी आवाज़ में कहती, बड़ा कैचलिए अभी बालों को हाथ लगाने ही लगी थी जब अचानक अफान ने इसके बालों को लगा छोटा सा कैचर निकालते इन्हें अपने हाथों में लिए इनका रेशमीपन महसूस करने लगा। खुले रहने दो, अच्छे लग रहे हैं, वो गंभीर लहजे में कहता। इसे अपने सार में लिए इसके बालों पे चेहरा छुपा गया। अफ़ाम की हरकत से रानिया का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अपने गिर्द इसका नरम एहसास और गर्दन पे इसकी गर्म सांसों की तपिश ने इसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। अफ़ाम इसके बालों में खोया गहरे गहरे सांस लेता, जैसे इसकी खुशबू अपने अंदर उतार रहा था, जबकि रानी आंखें बंद किए अपने बेकाबू होते दिल को काबू कर रही थी। रानी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे करीब कोई तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। वो आहिस्ता से इसका रुख अपनी तरफ करते, इसके पेशानी पर मोहब्बत की पहली मेहर साबित करते प्यार से बोला तो रानी के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। रानिया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा तुम मेरी आखिरी मोहब्बत वो हो। और अब वफ़ाम उसकी मोहब्बत से कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय मौत के। मुस्कान सजाए बोला जब इसकी आखिरी बात पर रानी नफ़ी में सहलाती तड़प के इसके लबों पे हाथ रख गए, जिससे इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। रानी, जिस तरह मैं टूट गया था, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से जुड़ पाऊँगा, लेकिन तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारे प्यार ने मुझे तुमसे प्यार करने पे मजबूर कर दिया है और आज मैं अपनी इस मोहब्बत को मुकम्मल करना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? वो इसका हाथ लबों से छूता अपने दिल के मुकाम पे रखते उम्मीद से इसे देखते हुए पूछ रहा था। रानी ने चंद मिनट इसकी जज्बात से भरी आंखों में देखा, जहाँ इसके लिए सब कुछ था, इज्जत, एहतराम, मोहब्बत, जो वो हमेशा से चाहती थी, इससे ज़्यादातर इन आंखों में था देखा गया। इसलिए शर्मीन मुस्कुराहट के साथ इसके सीने पर सर रख गए, जैसे इसने इसका साथ देने के लिए हाँ किया हो। हवा में इसके अंदाज से मुस्कुराते हुए बगैर देर किए इसे अपने मजबूत बाजू में भरे बेड पर लाता, एहतियात से लटाते अपने तशन्ना लबों की तशनगी मिटाते हुए इसके लबों पर झुक गया। रानी ने शर्म और घबराहट से आंखें बंद करते अपने हाथ इसके कंधे पर जमाए। आहिस्ता आहिस्ता इसके बेबाक लबों का लम्स रानी को जा बजा अपनी गर्दन पर महसूस हुआ, जिससे वो जी जान से काँप उठी, लेकिन इसने मजम्मत नहीं की थी। गुजरती रात के साथ अफ़वाम और रानिया को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता रहा और वो पूरा पूरा इसमें भीगती चली गई। आयश, डॉक्टर इमरजेंसी बाहर आता आयश को मुखातिब करने लगा। जी डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? काफ़ी रात हो गई थी जब आयश दादी को ज़बरदस्ती घर भेजते खुद बेंच पर सर झुकाए बैठा था। जब डॉक्टर की आवाज़ सुनते फ़ौरन की जानिब मुतवज्जह हुआ।
عائشہ نے پوری کوشش کی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی 70% سانس نارمل ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے عائشہ کو سانس لینا مشکل ہوا۔ ڈاکٹر آپ کو جو کچھ چاہیے آپ لے لیں، لیکن پلیز میری وائف کو ٹھیک کر دیں۔ وہ مغرور شخص جو کل تک کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا، آج اپنی بیوی کے لیے ڈاکٹر سے ہاتھ جوڑ کے سفارش کر رہا تھا۔ مسٹر عائش، ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ابھی انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتے آگے بڑھ گئے۔ عائش نے دکھ سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف دیکھا، پھر اسپتال میں بنے پرے ایریے کی طرف بڑھ گیا، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی زندگی کی زندگی مانگنے۔ وضو کرتے اس نے عشاء کی نماز ادا کی۔ سلام پھرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن کہا نہیں جا رہا تھا۔ جو لوگ کہتے کہ مرد نہیں روتے، اگر کوئی عائشہ کو دیکھتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ مرد بھی روتا ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے۔ درد و بے بسی سے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، بس وہ خاموشی سے اپنے رب کے سامنے رو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا رب خاموشی کو بھی سنتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، اسی خاموش زبان سے اسے کیا مانگ رہی ہے، اور وہ دینے والی ذات اسے ضرور دے گا۔ کافی دیر اپنے رب کے آگے روتے ہوئے مانگنے کے بعد جب تھوڑا پرسکون ہوا تو اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا جہاں ابیا کو شفٹ کیا گیا تھا۔ اسے کمرے میں قدم رکھا تو ابیا دنیا و فانی سے بے خبر پڑی تھی۔ عائش بھاری ہوتے قدموں سے اس کے پاس آتا، بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کیا۔ اس نے اس کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کے ابیا کے ہاتھ پہ گرے۔ وہ ایک نظر اس کے زرد چہرے پہ ڈالتے سر سے ہاتھ پہ رکھے سر جھکائے بے تحاشا رو دیا۔ بھیا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، انجانے میں تمہیں تکلیف دے گیا، پلیز مجھے معاف کر دو، اپنے عائش کو معاف کر دو، پلیز اٹھ جاؤ، تم چاہو تو مجھے جو دل کرے سزا دے دو، لیکن پلیز اتنی بڑی سزا نہیں دو کہ میں سہ نہیں پاؤں گا۔ وہ شدت سے اس کا ہاتھ پکڑے بچوں کی طرح رو رہا تھا، اپنے من پسند شخص کو تکلیف میں دے کر اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں قید کر لیا ہے، جو ابیا کے اٹھنے پر ہی آزاد ہوگا۔ پلیز بھیا ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، ہر پل تمہارے ساتھ رہوں گا، تم جو بولو گی وہ مانوں گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ بھرپور مرد آج اپنی محبت کو اپنی وجہ سے اس حال میں دیکھ کر پل پل مر رہا تھا۔ وہ سامنے لیٹے ہوش و حواس سے بیگانے وجود کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں ایک عاشق کی اپنے محبوب کے لیے سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ پچھتا رہا تھا اپنے رویے پہ، اپنی ضد پر، اپنے بدلے پر، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب سہنے والا تکلیف سہتے سہتے تھک کے سکون کی نیند سو جائے تو پھر انسان اپنے پچھتاوے کے ساتھ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ سورج کی کرنوں نے چاروں اور اجالا کیا تو شاہ حویلی میں سویرا ہو گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے سے نکلتے ناشتے کی ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو رہے تھے۔ حیات بیڈ پہ بیٹھی کب سے ابیا کو فون ملا رہی تھی، لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا، جو اس کی پریشانی کی وجہ بن رہا تھا۔ شاور جو فریش ہو کے وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتا، حیات کو بار بار کسی کو فون ملاتے دیکھ کر پھر اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کے وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا حیات، پریشان لگ رہی ہو؟ شاور اس کے سامنے بیٹھتے پوچھنے لگا۔ میں کب سے ابیا کو فون ملا رہی ہوں، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہی ہے، مجھے عجیب گھبراہٹ ہو رہی ہے، کتنے دنوں سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں اس کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ حیات نے خدشہ اظہار کیا۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا، تم فکر نہیں کرو، کسی کام میں مصروف ہوگی، تھوڑی دیر میں اٹھا لے گی فون، چلو ابھی ہم چل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ شاور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے مطمئن کرتے اٹھانے لگا، لیکن حیات نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں شاہ، مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اسے فون کیا اور اس نے اٹھایا نہ ہو، کوئی بات تو ضرور ہے۔ آپ پلیز عائش بھائی کو فون کریں، آپ کے پاس ان کا نمبر ہے نا، ان سے پوچھیں پلیز۔ حیات کے امید سے کہنے پہ شاور انکار نہ کر سکا، اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالتے عائش کو کال ملائی۔ کافی دیر کال جانے کے بعد آخری کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے بات کرنے کے لیے فون نہیں ملایا ہے تو زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا، مجھے بس اپنی بہن کی فکر ہے، اور حیات بھی اس کے لیے کافی پریشان ہے، وہ اپنا فون نہیں اٹھا رہی ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شاور نے روکھے انداز میں پوچھا۔ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے، جتنا روکھا لہجہ شاور کا تھا اتنا ہی بے بس لہجہ عائش کا تھا۔
क्या मतलब? परेशानी से शावे के माथे पे सलवटें आई। हयात ने मुतफिकिर होते शायर से पूछा कि क्या बात है? अभी हॉस्पिटल में इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। डॉक्टर का कहना है अगर 48 घंटों में इसे होश ना आए तो वो कोमे में जा सकती है। बताते बताते आयश की आवाज़ नम हुई। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? कौन से अस्पताल में है वो? शावे शॉक्ड होते खड़ा हुआ। क्या हुआ शाह? अभी ठीक तो है ना? हयात भी परेशानी से खड़ी हुई। ठीक है, हम आते हैं। आयश ने अस्पताल का नाम बताया तो शावे ने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ है शाह? कुछ बताएं तो। हयात इसका बाजू झिझोड़ कर बोली। हयात, अब यह अस्पताल में इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें अभी जाना होगा। ये खबर सुनते हयात तुझे से साकित हो गई थी। चलो, शाविर इसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर बढ़ा। आयल, हम लोग बाहर जा रहे हैं किसी ज़रूरी काम से। रात तक वापस आ जाएंगे। तुम सबको बता देना। अपने कमरे से निकलते आयल को देख कर शाविर आम से लहजे में कहता हयात को लिए बाहर जाने लगा, लेकिन हयात रुक गई। चलो, हयात रुक क्यों गई? शाविर ने हयात को देखकर कहा जो उसे ही देख रही थी। शाविर, कब तक झूठ बोलेंगे? आज अभी हम मौत के मुंह में और आप ऐसे झूठ बोल के जा रहे हैं। बल्कि वहाँ तो हम सबको जाना चाहिए। अभिया को हम सब की ज़रूरत है। हया शाविर को देखकर समझा रही थी, जबकि आयल जो ड्राइंग रूम की तरफ जा रहा था हया की बात सुनते रुक गया। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? फैन की हालत का सुनते आयल का दिल बेचैन हुआ। वही जो आप सुन रहे हैं। शाविर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम जानते नहीं हो? दादा जान ने मना किया है। आयल दिल पे पत्थर रखता बेतासुर चेहरे से बोलकर आगे बढ़ गया। क्या मतलब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है? ये क्या कह कर गए हैं शाविर? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अबिया को ऐसे फजूलबाजों की भीड़ नहीं चढ़ने दूंगी। हयात आयल के लापरवाह लहजे पे हैरान होती। आखिर में गुस्से से कहती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। आए लला, आप अपनी बहन की बीमार हालत का सुनते इतने पुरसकून और लापरवाह कैसे रह सकते हैं? क्या आपको ज़रा एहसास नहीं अपनी बहन का? शाविर रोकता रह गया, लेकिन हयात सीधा ड्राइंग रूम में आती आयल के रूबरू आके इससे सवाल करने लगी। हयात की बात और उसका अंदाज देखते सब लोग शिद्दत रह गए। भाभी, क्या हुआ है अबिया को? उजाला ने धीमी आवाज़ में पूछा। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है इसे। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी है, लेकिन तुम्हारे शौहर का तो जैसे खून ही से फैद हो गया है, जो इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी पुरसुकून है। हयात आहिल के अंदर का हाल जाने बगैर तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, जबकि बेटी की हालत का सुनते यासिर साहब के हाथ कांप गए, लेकिन आंखों ने जाहिर नहीं होने दिया। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि वो कैसी है। दादाजान सख्ती से बोले, माफ़ कीजिएगा दादाजान, लेकिन अभी अभी आप ही का खून है, और खून के रिश्ते ऐसे नहीं नाम निहाद रिवाज के पीछे नहीं तोड़े जाते। आखिर मैं पूछती हूँ अबिया का कसूर ही क्या है? बस ये कि इसने अपनी कार से बाहर लड़के से प्यार किया है। दादाजान, कब तक ऐसा चलेगा? आगे जाके हमारे भी बच्चे होंगे। अगर मेरी बेटी किसी लड़के को पसंद करेगी और वो हमारी ज़ात का नहीं होगा, तो क्या मैं अपनी बेटी से ये कहूँगी कि तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देके सारी ज़िंदगी समझौते के नाम कर दो? नहीं दादाजान, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं बोलूँगी, बल्कि अपनी बेटी का साथ दूँगी, ना कि इसे इन फजूल रिवाजों की भेंट चढ़ा दूँगी। हयात ने मजबूत लहजे में कहा, जबकि हयात की बात से वहाँ बैठे कई लोगों ने इत्तेफाक किया था, जिसमें उजाला और रानी अफाम, शाविर, आयल और रज़िया बेगम शामिल थे। लेकिन वो लोग बोले कुछ नहीं थे, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं थी दादा जान के सामने कुछ बोलने की। ये तो हयात थी जो हिम्मत करते हक की बात कर रही थी। बस बहुत हो गया भाऊ, बहुत सुन ली तुम्हारी भी। अगर तुम्हें इतना ही मसला है हमारे रिवाजों से, तो तुम जा सकती हो यहाँ से। दादाजान सख्ती से दोनों हाथ एक साथ मिलाए अटल लहजे में बोले, दादाजान, कब तक आप सबसे ताल्लुक़ ख़त्म करते रहेंगे? मुझे समझ नहीं आता, आप लोग पढ़े लिखे हैं, लड़कियों को तालीम हासिल करने में तो आज़ादी दी हुई है, लेकिन अगर वो कास्ट से बाहर शादी करना चाहे तो इजाज़त नहीं है, जबकि लड़कों को इजाज़त है। भाई, ये बहुत अच्छी बात है। शायद आज तक किसी में हिम्मत नहीं होती आपको समझाने की, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, ये ज़ात पात सब हम इंसानों के बनाए हुए हैं। हमने खुद को अलग अलग ज़ात में तकसीम कर दिया है, जबकि हम सब हैं तो मुसलमान नाम। हम शादी ब्याह करने से पहले तो ज़ात देखते हैं, लेकिन क्या कारोबार करने से पहले ज़ात देखते हैं? क्या हम किसी होटल में जाने से पहले ये देखते हैं कि होटल किस ज़ात के इंसान का है? जो खाना बना रहा है इसकी ज़ात क्या है? जिसने अनाज बोया इसकी ज़ात क्या है? नहीं ना, हम नहीं सोचते। क्या कभी हम कपड़े ख़रीदने से पहले ये देखते हैं कि ये कपड़ा हमारी ज़ात का इंसान बेच रहा है, तभी हम खरीदेंगे, वरना नहीं। हम कभी नहीं सोचते, क्योंकि ये बहुत आम सी चीज़ें हैं। लेकिन शादी, जो ज़िंदगी भर का फ़ैसला, इसमें हम चाहते हैं कि लड़की हमारी कास्ट में शादी करे, क्योंकि हमारी कास्ट वाले ज़्यादा शायद ज़्यादा वफ़ादार होते होंगे, है ना? सॉरी दादा जान, मगर जब हम इन सारे कामों में नहीं सोचते, तो शादी करने में कैसा सोचना? हयात बोलती जा रही थी और दादा जान समेत सब खामोशी से इसे सुन रहे थे।
तकरीबन सबको हयात की बातें सही लग रही थी। इन्हें अब एहसास हो रहा था कि वो लोग आज तक क्या करते आए हैं। शायद पहले इन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। जब भी आज हयात की हकीकत का आईना दिखाने पर सभी अपनी अपनी जगह खामोश थे, जैसे बोलने के लिए कुछ बचा ही ना हो। यह लड़के को कार्ड से बाहर शादी करने की इजाज़त है, लेकिन लड़की को नहीं। क्यों? क्या इसका दिल नहीं है? क्या इसका हक नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे? लड़कियां घरों से भागकर शादी इसलिए करती है कि इनके घर वाले नहीं मान रहे। यहाँ जितनी गलती लड़की की है, इससे कहीं ज़्यादा गलती घर वालों की है। जब आपकी बेटी आपसे अपनी पसंद का इंतज़ार कर रही, तो छानबीन के बाद अगर वो लड़का सही हो तो शादी कर देनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये कहकर इनकार करना चाहिए कि वो हमारी कास्ट का नहीं है। दादाजान, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आपकी एक बेटी तो अपने माँ बाप की नाराज़गी का गम दिए दिल पर लिए इस दुनिया से जा चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि दूसरी भी चली जाए? हयात ने आंखों में आए आंसू साफ किए तो शाविर ने इसके कंधों के गिर्द सार बनाते इससे हिम्मत दी। ये क्या कह रही हो बेटा? हमारी एक बेटी जा चुकी है। दादी जान ने हैरत से इस्तफार किया। जी दादी जान, मदिया पुप्पो और आगा पुप्पो अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी साल पहले इनका इंतकाल हो गया है और आयश मदिया पुप्पो का बेटा है। हयात शाविर को पहले ही सब बता चुकी थी। जब भी शाविर ने सबके चेहरे को देखते पाया, जिनके चेहरों से ही पता लगाया जाया जाता था कि सब पर यह खबर किसी पहाड़ से कम नहीं है। क्या मेरी बेटी मदिया? दादी जान से गम की वजह से बोला ही न गया। आयश मदिया का बेटा? दादा जान की भी हालत दादी से अलग ना थी। हम लोग शहर जा रहे हैं। अगर आप लोग अपनी दूसरी बेटी को भी खोना नहीं चाहते तो प्लीज़ आ जाइएगा। शाह प्लीज चलें। हया सबको इल्तिजाई नज़रों से देखती शाविर से बोली, जो हाँ में सर हिलाता पीछे सबको शौक और शर्मिंदा छोड़े इसीलिए बाहर बढ़ गया था। रात को जब दादी घर आई थी तो आमना इन्हें घर पर ही मिल गई थी। इसे इन्हें नहीं बताया था कि ज़ैनब बेगम इसकी सगी माँ नहीं है। इन्हें इसने अपने मकसद के लिए गोद लिया था। जब वो इनका मकसद पूरा ना कर सकी तो फेंक दिया इसे घर से बाहर। इसे रात के पहर बस एक वही हमदर्द नज़र आ रही थी, इसलिए उनके पास चली आई थी। जबकि दादी ने इसे बड़ी खुशदिली से अपने पास रखा था। आयश कैसी है अभी आप? दादी आमना के साथ सुबह सुबह अस्पताल आ गई थी और रिसेप्शन से पूछती सीधा प्राइवेट रूम की तरफ आई थी, जहाँ आयश दरवाजे के बाहर रखी बेंच पर बैठा हुआ था। वो अंदर अबिया की हालत देख नहीं सकता था, इसलिए बाहर आ गया था। वैसी है दादी, बस डॉक्टर ने कहा है इसे 48 घंटों में होश आ जाना चाहिए, वरना वो कोमे में जा सकती है, आयश ने बेबसी से बताया। फिक्र नहीं करें आयश, अल्लाह ने चाहा तो अबिया को जल्द होश आ जाएगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आमना ने भी तसल्ली दी। तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे कैसे? आयश ने अब देखा आमना को, जब भी हैरत हुई थी ये रात को ही आ गई थी, क्योंकि आमना का उदास चेहरा देखकर दादी ने आयश को पूरी बात बताई, जिससे एक बार फिर आयश को गुस्से के साथ साथ दुख भी हुआ। जिस औरत को इसने इतना बड़ा रुतबा दिया, वो औरत इतनी घटिया और मकार निकलेगी, इसने सोचा भी नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इतनी गिरी हुई निकलेंगी, लेकिन अब इनकी आज़ादी के दिन ख़त्म हुए। मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन वो कल पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ से निकल चुकी थी। पर कब तक भागेंगी? एक ना एक दिन तो जेल की सलाखों के पीछे ही होंगी। आयुष दांत पीस के बोला, अच्छा आयुष गुस्सा नहीं करो और कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। दादी इसके साथ बैठती आमना के हाथ से सैंडविच लेती आयुष की तरफ बढ़ाने लगी। नहीं दादी, जब तक अबिया को होश नहीं आ जाता मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। आयुष ने इनकार किया। बेटा, अगर तुम कुछ खाओ पियोगे नहीं तो तुम्हारी खुद की तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर तुम अबिया का कैसे ध्यान रखोगे? वो इसे बहला रही थी, लेकिन अब वो कहाँ बचा रहा था जो इनके बहलावे में आ जाता। इसलिए नफ़ी में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। आप लोग अबिया से मिल लें। वो उनकी बात को नज़रअंदाज करता कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर बढ़ गया। दादी ने एक ठंडी आभरी और आमना को साथ ली अंदर बढ़ गई। हयात ने जल्दी से हयात की जल्दी से ख़त्म कर लो, वरना मैं भी गाड़ी रोक रहा हूँ। इसके कहने पे शाविर इसे ले आया था, लेकिन इसने नाश्ता नहीं किया था। शाविर ने इसे रास्ते से जूस और चिकन रोल दिला दिया था, जो ऐसी इसकी गोद में रखा हुआ था, जिस पर शाविर ने सख्ती से धमकी दी, मैं बाद में खा लूँगी, आप प्लीज़ तेज चलाए ना। इसने बात टाल दी। नहीं, तुम अभी खाओगी, तुमने नाश्ता भी नहीं किया है, ना दवाई साथ लाई हो, तो कम से कम ये तो खा लो। वो आँखें दिखाकर बोला, शाम, मेरा अभी भी कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, एक बार अबिया को देख लूँ फिर खा लूँगी। हयात ने बेचारगी से कहा, हयात ही मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुमने नहीं खाया ना तो मैं यहीं से गाड़ी मोड़ लूँगा। इसने वार्न किया तो ना चाहते भी हयात को खाना पड़ा। गुड।
گڈ، بہت برے ہیں آپ۔ حیات اس کی نقل اتارتی رونی صورت بنائے بولی تو اتنی پریشانی میں بھی شاوے کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ تم جانتی ہو حیات، میں تمہاری صحت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور ویسے بھی تم اکیلی نہیں ہو، اس لیے اب تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ شاوے نے سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی منہ بناتی باہر دیکھے خاموشی سے جوس پینے لگی۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی ہسپتال کے باہر رکی۔ حیات بے صبری سے گاڑی سے نکلتی اندر بڑھ گئی۔ حیات آہستہ حیات، شاوی جلدی سے اس کے پیچھے آیا۔ اتنی دیر میں وہ روم نمبر بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ ہلکے سے دروازے پہ دستک دیتے کمرے میں داخل ہوئے تو شاور کو دو انجانے چہرے دیکھتے، جبکہ حیات کو ایک السلام علیکم، کیسی ہے ابھی آپ؟ حیات سب کو سلام کر دیا، ابھی کے پاس آئی، سب نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا، لیکن اس کی اگلی بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شاوی نے روکھے پھیکے انداز میں عائش سے پوچھا، جو شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ بولو عائش، یہ سب کیسے ہوا؟ میری بہن اس حال تک کیسے پہنچی؟ شاور اس کی چپ سے جھنجھلاتا تھوڑی اونچی آواز میں غرایا، شاہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آرام سے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا۔ حیات نے جلدی سے آگے بڑھتے سے ریلیکس کیا۔ تمہیں غصہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تمہاری بہن کو اس حالت میں پہنچانے والا میں ہی ہوں، میری وجہ سے آج وہ یہاں تک پہنچی ہے۔ عائش اجے سے سر چکاتا انہیں بھی ساری سچائی بتاتا چلا گیا، جبکہ دروازے سے اندر آتے شاہ ویلی کے بڑوں نے بھی اس کی بات سن لی تھی۔ سب لوگ یہ سنتے ساکت رہ گئے تھے کہ ابھی نے اتنے کم وقت میں اتنا کچھ سہا تھا۔ یاسر صاحب تڑپ کے اپنی بیٹی کی جانب آئے تو سب کی نظر ان لوگوں پر گئی۔ کم ظرف انسان، تو نے میری بہن سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی؟ اگر اتنا ہی دم تھا تو ہم سے مقابلہ کرتا، ہم سے ٹکراتا، کیوں کسی معصوم لڑکی کو اپنا نشانہ بنایا، کیوں میری بہن کو اتنی تکلیف دی؟ آئل غصے سے گریبان پکڑا چلایا۔ شاوی نے جلدی سے آگے بڑھتے اسے عائش سے دور کیا، جبکہ عائش نے کسی طرح کی کوئی مذمت نہیں کی تھی، وہ کسی مجرم کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ ہم اسے بعد میں دیکھ لیں گے آئل، ابھی تو ہمارے لیے ابھیا ضروری ہے۔ شاوری سے عائل سے دور کرتے ابھیا کی طرف لایا، جہاں اس کے پاس سب لوگ جمع تھے۔ ابھیا میری بچی، بیٹا جلدی سے اٹھ جاؤ اور دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے۔ میری بچی اٹھ جانا، تیری دادی تجھے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ ایسی مختلف آوازیں ابھیا کو آ رہی تھیں، لیکن وہ بے حس و حرکت لیتی تھی۔ تالا جان بار بار سے نم آنکھوں سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، سب کی آنکھیں نم تھی۔ ابھیا کا مرجھایا ہوا بے رونق چہرہ دیکھ کے اسے دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ کمرے میں چھائی افسردہ خاموشی میں حیات کے فون کی آواز گونجی۔ شمی بیگم کا فون آتا دیکھ کر حیات اپنا فون لیے کمرے سے نکلی۔ ہیلو، کال یس کرتے فون سے کان سے لگایا۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے خیریت دریافت کی۔ میں ٹھیک ہوں امی، لیکن ابھیا اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حیات آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی انہیں ابھیا کی کنڈیشن کا بتاتی گئی، جسے سنتے شمی بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ بیٹا تم پریشان نہیں ہو، ہم لوگ آئیں گے رات تک۔ شمیم بیگم کے کہنے پر حیات نے اوکے کہتے فون رکھ گئی۔ نانا جان نانی جان مجھے معاف کر دیں، میں نے انجانے میں کسی اور کی باتوں پہ یقین کرتے آپ لوگوں سے بدلہ لینے کے چکر میں ابھیا کو تکلیف پہنچائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ عائش اپنے نانا کے سامنے آتا ہاتھ جوڑے ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ تم نے غلطی کی جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی، لیکن تم میری بیٹی کے بیٹے ہو، اور شاید یہ سب کچھ ہماری ایک غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم پہلے ہی ان رسم و رواجوں کے بیچ نہ پھنستے اور تمہاری ماں کو خوش دلی سے اس کا حق دیتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ ہماری غلطی دشمن کی طاقت بن گئی، جس نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا۔ مگر اب جو ہو گیا ہے اسے دہرانا نہیں چاہیں گے۔ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن قبول تبھی کریں گے جب ہماری بیٹی ہوش میں آ کے تمہیں قبول کرے گی۔ نانا جان اس کے جھکے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے نارمل لہجے میں کہتے وہاں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے، جبکہ عائش ابھیا کے سرہانے آ بیٹھا۔ وہ بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ وہ ہوش میں آ جائے، اس کے بعد اسے معاف نہ بھی کرے تو وہ کوئی گلہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق مانتا ہے۔ رات گئے تھے سب ہسپتال کے اس کمرے میں جمع تھے، رانی افام اجالا بھی ہسپتال آ گئے تھے۔ ہسپتال میں اتنے سارے لوگوں کو آنے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن شاہ کو پورا ملک جانتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں وہاں رکنے کی اجازت مل گئی تھی۔ عائش کچھ کھا لو، دادی بتا رہی تھی تم نے کل صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، اب تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، ایسا تو نہیں چلے گا نا؟ اب تمہارے نہ کھانے پینے سے ابھی صحیح تو نہیں ہو جائے گی، بلکہ الٹا تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ افام عائش کو سمجھاتے اسے بریانی سے بھری پلیٹ دے رہا تھا، جو رانیہ اجالا گھر سے بنا کے لائی تھی، لیکن عائش کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ نہیں کھائے گا۔ افام میرا بالکل دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کا۔ عائش دیوار سے ٹیک لگائے نظریں ابھیا پہ جمع انکار کر گیا۔ عائش دیکھو،
भाई अफ़ाम अभी कुछ भी कहता। जब अचानक उजाला ने बुलंद आवाज़ में अपने साथ खड़े शाविर को पुकारा, तो सब इसकी तरफ मुतवज्जह हुए। क्या हुआ गुड़िया? शाविर भी परेशानी से इसके चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पे खुशी की चमक थी। भाई, अभी मैंने अबिया की उंगलियां हिलते हिलते देखी हैं, वो होश में आ रही है। उजाला की खुशी से भरी आवाज़ सुनते आयश दीवाना वारिस की तरफ बढ़ा। क्या तुम सच कह रही हो उजाला? आयश ने बेचैनी से पूछा। जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है। आप लोग देखें, वो अभी दोबारा उंगलियां ज़रूर हिलाएगी। उजाला की बात सुनते सबको सुकून का सांस आना शुरू हुआ था, लेकिन जब काफ़ी देर के बाद भी अभय के जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो सब मायूस हो गए। आयुष सर झुकाए ठंडी सांस भरते वही अभय के पास ही बैठ गया। आयुष, मुझे माफ़ कर दें। सब मायूस हो गए थे जब खामोश कमरे में एकदम अभय की नकाज़दी आवाज़ आई। इसकी आवाज़ इतनी हल्की थी, अगर वहाँ खामोशी ना होती तो कोई सुन ही ना पाता। वो शायद होश में आते अपने दिमाग में चलती बातें कर रही थी। इसकी आवाज़ सुनते एक झटके से आयश ने सर उठाए से देखा। सभी लोग अबिया के गिर्द खुशी से जमा हो गए थे। बिया, तुम्हें होश आ गया? दादी देखें, बिया को होश आ गया है। आयश खुशी से झूमता दादी के गले लगा। अफाम, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। यासिर साहब की कहती अफाम फ़ौरन बाहर निकल गया। अभी आंखें खोलो। आयश बेसब्री से इसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरे बहुत चाहत और मोहब्बत से अपने होठ इसके माथे पर रख गया। आप सब लोग बाहर जाएं प्लीज़। डॉक्टर ने आते सबको बाहर जाने का कहा तो सब बाहर निकल गए सिवाय आयश के। मिस्टर आयश, आप भी बाहर जाएं। नर्स ने सेबिया के पास से ट्रिस से मिस ना होते देखकर कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप लोग ऐसे ही चेक कर लें, मैं खामोशी से यहीं बैठा हूँ। आयश के लहजे से ही लग रहा था वो बाहर नहीं जाने वाला। इस तरह हम डिस्टर्ब होंगे, प्लीज़ आप चले जाएं। नर्स की बेचारगी वाली शक्ल बनी देख के डॉक्टर ने समझाया। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। पहले भी मैं इसे छोड़ के चला गया था तो वो इस हाल में पहुँच गई है। अब मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। आयश दीवानगी से बोला। इसका अटल लहजा देखकर डॉक्टर ने हार मानी और अबिया जो चेक करने लगे थे, जबकि आयशा अबिया का हाथ पकड़े बैठा रहा। मुबारक हो, अब वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, एक दो दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर आप इन्हें घर ले जा सकेंगे। डॉक्टर अंदर आयश को बता के बाहर सबके बेचैन दिलों को चैन दिए आगे बढ़ गया। मुबारक हो सबको, दादा जान ने खुशी से नामोती आवाज़ में कहा तो सब मुस्कुरा दिए। उजाला, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आयश को अकेले में अभी ऐसे बात करने दो, फिर हम अंदर चलेंगे। उजाला को अंदर जाते देख के रज़िया बेगम ने रोका तो वो रुक गई। बिया आयश की पुकार में तड़प थी, जिसे सुनते अबिया ने थोड़ी सी आंखें खोली। आयश, आप? अबिया की खुली आंखें से खुद पर झुके आयश को देखकर बेयकीनी से बोली। हाँ मेरी जान। आयश ने मोहब्बत से कहा। आप मेरे पास हैं? अबिया को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। आयश ने जुनूनियत से कहते इसके माथे पे नरमी से बूसा दिया। आयश, आप तो आमना के। अभिया की आंख से आंसू फिसला, जिसे आयश ने अपने लबों से चुना। नहीं बिया, रोना नहीं है, मैं दिल से तुम्हारा था और अब तक तुम्हारा रहूँगा, कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। आयश ने जश्न के आलम में कहा। आप सच कह रहे हैं? अभिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ आंखों में पानी लिए जैसे यकीन करना चाहा। हाँ बिल्कुल सच। बस तुम मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो अपना दिल दुखाने की सज़ा दे दो, लेकिन प्लीज़ मुझसे नाराज़ होकर दूर ना होना, मैं तुम्हारी जुदाई सह नहीं पाऊँगा। आयशिश की आंखों में लब रखता गंभीर लहजे में बोला। आयश, अगर आप सच में सिर्फ मेरे ही हैं तो मैंने आपको माफ़ किया। अभी नम आंखों से इस खूबरू शख्स की बुरी सरजदा आंखों में शर्मिंदगी देखते बोली। वो मासूम लड़की भी कहाँ रह सकती थी इसके बगैर। इसे तो ये सुन के खुशी हो गई थी कि वो सिर्फ इसका है। पूछोगी नहीं कि मैं तुम्हारी तरफ लौटा कैसे? आयश ने डरते हुए कहा। इसे डर था कहीं अबिया सोच जानने के बाद इसे छोड़ ना दे। नहीं आयश, आप मेरे साथ हैं, बस मेरे लिए वही काफ़ी है और मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत में महबूब की हर गलती को माफ़ कर दिया जाता है। मैंने भी आपको माफ़ करते एक मौका दिया है, बस आप अपनी इस मोहब्बत और मेरे साथ के राह में हमेशा मेरे साथ रहिएगा। अभी अपना ड्रिप लगा हाथ कांपते हुए आयश के हाथ पे रखते मुस्कुरा कर बोली तो आयश ने इसका हाथ चूमते अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हारी तकलीफ़ की वजह नहीं बनूंगा। आयश इसके माथे से माथा टिकाया बोला तो दोनों ने सुकून से आंखें मूंद ली। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे जब दरवाजे पे होती दस्तक ने इनके दोनों को होश की दुनिया में लापटका। बाबा, दादा जान, आप सब लोग यहाँ। दरवाजे से दाखिल होते दादाजान के साथ सबको देखकर अभी बेयकीनी से बोली। हाँ मेरा बच्चा, ऐसा हो सकता है मेरी बेटी बीमार हो और हम ना आए।
दादा जान ने इसका मान बढ़ाया। दादा जान बाबा, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पहले ही आयश के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए था। मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दें। अबिया की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले। नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग ही गलत है जो आज के ज़माने में भी ऐसी फजूल रवाजों को मानते हैं। लेकिन हयात अब हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें एहसास हो गया कि हम गलत थे। माफ़ी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हो सके तो हमें माफ़ कर दो। यासिर साहब ने उदासी से बेटी के सर पे हाथ फेरते कहा। नहीं बाबा, आप लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अभी ने तड़प के सबको देख कर कहा। अच्छा, आप कुछ खा रहे हैं? तुम्हारी बेहोशी में हम पर भी भारी पड़ी है। भूख से बुरा हाल हो पड़ा है। उदासी भरा माहौल ख़त्मने के लिए अफ़ाम ने शरारत से कहा तो सब हंस दिए। लाला, मैं आपसे, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें भी भूख लगी है, तुम्हें भी कुछ अच्छा सा खाना है, लेकिन अभी तुम फीके खानों के अलावा कुछ नहीं खा सकती। अबिया का शर्मिंदा चेहरा देखकर अफ़ाम ने बात बदली। हाँ लाला, आयश भाई को भी कुछ खाने को दे दें, वरना अबिया तो सही से ठीक नहीं हुई। ऐसा ना हो आयश भाई भी बीमार हो जाए। उजाला प्लेट में बिरयानी डालते आयश के पास लाई, जो अबिया के पास ही बैठा था। क्या मतलब आयश, आपने खाना नहीं खाया? अबिया ने चौंक के पूछा। आयश ने सुबह से कुछ नहीं खाया, आमना ने आगे बढ़कर कहा तो अबिया ने आमना को यहाँ देखकर हैरत से आयश की तरफ देखा। इसकी आंखों में सवालात देखकर आयश ने घबरा कर इसका हाथ थामते से पुरसकून किया। फिक्र नहीं करो अबिया, आयश सिर्फ तुम्हारे हैं और मैं किसी और मंजिल की मुसाफिर हूँ, तो बेफिक्र हो जाओ। आमना ने इसकी आंखों में अंकल सवाल देखकर वजाहत दी। अबिया ने आयश की तरफ देखा जो आंखों से उसे तसल्ली दे रहा था, जो कह रहा था सब ठीक है। जिसे समझते अबिया मुस्कुरा दी। सब कुछ ठीक हो गया है, सब मुकम्मल हो गया था जब अबिया ने आयश को माफ़ कर दिया था और शाहवेरी वालों ने भी आयश को कबूल कर लिया था। लेकिन जरीना बेगम को कुछ अधूरा सा लग रहा था। इनके दिल में एक खाली जगह सी थी जो न जाने किसके नाम की थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्पताल के जिस कमरे में थोड़ी देर पहले अफसरदा माहौल था, अब वहाँ हंसी कहकने की आवाज़ें गूंज रही थी। जब इन खुशखबरियों के दरमियान दरवाज़ा खुलते शमीम बेगम, नासिर साहब और कोमल अंदर आए। वालेकुम सलाम, आइए ना। रज़िया बेगम सलाम का जवाब दिए इन्हें अंदर लाई। जब इनकी नज़र जरीना बेगम पर पड़ी, जो हैरत से इन्हें ही देख रही थी, दोनों की नज़रों का तज़ादुम हुआ। दोनों ही अपनी अपनी जगह साकित थे। शमीम बेगम के पीछे खड़े नासिर साहब भी साकत हो गए थे। शमीम, अम्मी, दोनों के मुंह से बेवक्त वक्त निकला। जबकि कमरे में मौजूद सब ने नासमझी से एक दूसरे को देखा था। शमीम बेगम आगे बढ़ी थी अपनी माँ के गले लगने के लिए, लेकिन फिर माजी याद करते कदम रुक गए। रुक क्यों गई बेटा? इतने साल बाद मिली हो, अपनी माँ के गले नहीं लगोगी? जरीना बेगम कुर्सी से उठी, आंखों में बेपनाह तड़प लिए अपनी बेटी की तरफ बढ़ी। नहीं अम्मी, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके गले लग सकूँ। शमी बेगम गुलू गहर लहजे में बोली। ठीक है, तुम मेरे गले ना लगना, लेकिन मैं तो अपनी बेटी के गले लग सकती हूँ ना। जरीना बेगम कहती आगे बढ़ गई कि अपनी बेटी के गले लग के रोती। शमी बेगम थी तो एक ही बेटी ना, कब तक अपनी माँ को अपने पास देकर कंट्रोल करती। वो भी अपनी माँ के गले लग गए। दोनों माँ बेटी इतने बरसों के बाद की दूरी और तड़प को आंसू के जरिए बाहर निकाल रहे थे। बेटी के गले लगते जरीना बेगम के दिल में सुकून होता था। यही हाल शमी बेगम का था। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लपटे अपना अपना गम बांट रही थी, जबकि कोमल और हयात एक दूसरे को नासमझी से देखती। नासिर साहब से इशारे में पूछ रही थी, आखिर ये माजरा क्या है? नासिर साहब बार बार हाथ के इशारे से इन्हें सब्र करने का बोलते, जिस पर वो थोड़ी देर चुप हो जाती और फिर जैसे ही थोड़ी देर गुजरती फिर इशारे से बातें शुरू कर देती। आखिर ये सब हो क्या रहा है मम्मा? आप इन्हें अम्मी बोली और ये आपको बेटी, तो क्या ये आपकी, क्या ये हमारी? कि आयुष भाई हमारे? हयात हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए उधूरा बोली। हाँ बेटा, मैं इसकी माँ हूँ और तुम्हारी नानी, और आइस तुम्हारा कज़न। जरीना बेगम ने अपनी नवाची की हालत देखकर मुस्कुरा कर कहा, जबकि कमरे में बाकी लोगों की अब तक बात समझ नहीं आई थी। क्या वाकई आप हमारी नानी हैं? कोमल बेयकीनी से इनके सामने आती पूछने लगी। हाँ, जरीना बेगम ने इसको अपने साथ लगाते शफक से कहा। आप मेरी फुप्पो हैं तो इतने सालों तक आप कहाँ थी? हमसे मिलती क्यों नहीं थी? आयशा शमीम को देखकर चश्मापश में मुब्तला होते पूछने लगा। मैंने घर से भाग के शादी की थी और सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने अपने माँ बाप को एक बार भी अपनी पसंद का नहीं बताया था। बस खामोशी से बैग लिए घर से निकल गई थी। शमी बेगम की बात सुनते हयात को शौक लगा था। इसके जहन में तो ये बात कभी आई नहीं थी। क्या आपने फिर नानी से मिलने की कोशिश नहीं की थी, या नानी आपसे मिलना नहीं चाहती थी? हयात कंफ्यूज होती परेशानी से पूछने लगी। तुम्हारे बाबा से शादी के बाद में आई थी अपने घर वालों से माफ़ी मांगने, लेकिन शमी बेगम कहते कहते चुप हो गई। उन्होंने अपनी माँ को देखा जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। लेकिन मम्मा,
कोमल ने तेजस्वी से पूछा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। शमी बेगम मुँह पे हाथ रखे सिसक उठी, जबकि इनकी माँ ने इन्हें अपने साथ लगाया। मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद सोमे में बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। वो मेरे सदमे में बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। वो मेरी वजह से इस दुनिया से गए हैं। ये बात मुझे जीने नहीं दे रही थी। मैं अपने घर तक गई थी, बाबा की मैयत सामने रखी थी, लेकिन मैंने अपने लिए खुद ही एक सज़ा तय की और अपने बाबा का आखिरी दीदार किए बगैर वहाँ से निकल गई। फिर कभी वापस वहाँ नहीं गई। बाबा की मौत की वजह मैं थी, बस ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। कितने वक्त तक मैं डिप्रेशन की बीमारी का शिकार रही, लेकिन जब तुम आई तो मैं जैसे ठीक होने लगी थी। पर भूली फिर भी कुछ नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब मैंने पहली बार आयुष को देखा, ये तभी मुझे काफ़ी जाना पहचाना लगा था, क्योंकि आयुष हूबहू आगा बाई में मिलता है। इसकी आंखें हमारी आंखों जैसी भूरी। मैं काफ़ी दिन यही सोच रही थी कि आयुष मेरा भतीजा है। तुमसे भी मैं आयुष और उसके घर वालों के बारे में इसलिए पूछती थी कि शायद मुझे कुछ और पता चले, लेकिन तुम्हें खुद इतना नहीं पता था। शम्मी बेगम आंखें साफ करती रसान से बोली। सबने बड़े मार्क से इनकी बातें सुनी थी। सब कुछ थे कि आज एक बेटी अपनी माँ से मिली है। दोनों के तड़पते दिलों पे जैसी ठंडी फुहार गिरी है। बेटा तुम्हें एक बार आना तो चाहिए था ना। हाँ मैं जानती हूँ शायद मैं इस वक्त में कभी माफ़ ना करती, लेकिन माँ थी, कब तक तुमसे मुंह मोड़ के रखती। एक ना एक दिन तुम माफ़ करती ना। तुम नहीं जानती तुम्हारे बाबा और फिर भाई भाभी के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी। अगर मेरे पास आयुष ना होता तो शायद आज मैं भी यहाँ खड़ी ना होती। ज़रीना बेगम ने अफसरदा मुस्कुराहट से जाए कहा। अम्मी आप अभी तो मुझे मिली हैं, प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। शमी बेगम एक बार फिर अपनी माँ के गले लगी। चलो शुक्र है हमें अपने ननिहाल में कोई तो मिला, वरना मामा ने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया था। कोमल शुक्र अदा करती मुंह बना के बोली तो सबको हंसी आ गई। आज बहुत खुशी का दिन था, सबको इनके खोए हुए मिल रहे थे। बस वहाँ एक आमना थी जिसका दिल अजीब हो रहा था। अपनी माँ की जो उसकी सगी माँ थी ही नहीं, लेकिन इसने पाला तो बचपन से था ना। इसकी माँ को इससे प्यार होना हो, लेकिन आमना ने तो सच में इनसे प्यार किया था। पर कौन जानता था वो आस्तीन का सांप निकलेगी। लेकिन कहते ना सच छुपता नहीं, और जब सच सामने आता है तो मुजरिम को सजा दिलवा के ही रह जाता है। एक माह बाद हॉल में इस वक्त हंसी मजाक और कहकमों का समा था। आज इतवार तो सब लोग घर पर मौजूद थे। सुरैया फूफो भी फरहाद साहब के साथ आई हुई थी, जबकि वानिया को वो लोग कमरे में बंद कर कर आए थे, क्योंकि वो मुकम्मल पागल हो चुकी थी। अपनी अना खुद गर्जी जिद और हसरत ने इसके अंदर से हमदर्दी, मोहब्बत, एहसास, ये सारे जज्बात निकाल दिए थे जिससे इंसान की पहचान होती है। वो हर वक्त किसी को भी मारने के लिए तैयार रहती थी। इसका इलाज चल रहा था, लेकिन कोई खातिर ख़वाह फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिसके नतीजे में फरहा साहब इसे मुझसे भाड़ ले जाने वाले थे। इसलिए वो लोग भी आशा हवेली सबसे मिलने आए थे। चलो रानिया और हयात जल्दी से ये जूस पियो। रज़िया बेगम ने दोनों को जल्दी से जूस दिया, जिस पर हयात ने फ़ौरन थाम लिया, जबकि रानिया बुरे बुरे मुंह बना रही थी। रानी ने कुछ दिन पहले ही ये खुशखबरी सुनाई थी, जिसे सुनते अफाम के तो पाँव ही ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। वो हर वक्त आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच के एक्साइटेड होता रहता था। राना पियो जल्दी, रज़िया बेगम ने आंखें दिखाते सख्ती से कहा। तो रानी गिलास लेती सूरत बनाए अफाम को मदद के लिए देखने लगी, और अफाम भी इसकी मदद के लिए फ़ौरन इसके पास आया। चलो हम दोनों मिल बांट के पियेंगे, आधा तुम आधा मैं। अफाम भरा हुआ जूस का गिलास इसके हाथ से लेता वहीं इसके साथ बैठ गया। अफाम अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दूसरा ला देती हूँ, लेकिन ये रानिया का है, इसे रानिया को ही पीना होगा। रज़िया बेगम ने हुक्म जारी किया, मगर अम्मी इसका दिल नहीं चाह रहा। अफाम ने फ़ौरन अपनी बीवी की साइड ली। बेटा ऐसा होता है, दिल नहीं चाहता इस हालत में, लेकिन खाना पीना तो पड़ेगा ना, वरना करानियाँ कमज़ोर हो जाएगी, जबकि इसे अभी ताकत की ज़रूरत है। ताली जाने समझाए तो जैसे अफाम की समझ में आई। जी दादी मैं समझ गया, अब रानी को जूस अपने हाथों से मिल पिलाऊंगा। अफाम ने समझते हुए कहा तो रानी ने हैरत से आंखें फैलाई। इसे तो इसे अपना साथ देने के लिए बुलाया था, लेकिन वो तो उल्टा सबके साथ मिल गया था। अफाम मुझे नहीं पीना, रानिया मुँह फुसोर के रह गई। पीना तो पड़ेगा, जब सब बातों में लगे तो तुम थोड़ा सा पी के मुझे दे देना। अफाम जूस का गिलास के हाथ में थमा था, पहली बात जोर से, जबकि आखिरी बात इसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहता आँख मारते पीछे हुआ। रानी तो जैसे खुशी हो गई थी इसकी बात सुनते, और फिर इन लोगों ने क्या भी यही था, सबकी नज़र से बस ये आधा आधा पी लिया था। दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ। अफाम समझ गया था कि अल्लाह बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजता है। रानिया इसके लिए एक बेहतरीन हमसफ़र साबित हुई थी। दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के संगत बहुत हसीन गुजरी थी, और अब तो इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ डबल करने वाला या करने वाली या वाला भी आने वाला था।
उजाला कब से सामने सोफे पे आयल के बराबर बैठी अपने लाला और भाभी को मुस्कुराते देख रही थी। इतने दिनों बाद हवेली में रौनक और अपने लाला के चेहरे पर पहले की तरह सुकून देखकर इसने इन दोनों के लिए ढेरों दुआएं की थी। आयल मुझे भी बेबी चाहिए। उजाला साथ बैठे आयल को हल्की सी कोनी मार के इतनी आहिस्ता आवाज में बोल के सिर्फ आयल को ही सुनाई दे, ठीक है हम कल बाजार जाएंगे, वहाँ से ले लेना। आयल ने इसकी बात मजाक में उड़ाई तो उजाला ने गुस्से से घूरा। आयल ने मजाक नहीं करी, मुझे अपना बेबी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि सब मेरे भी ऐसे लाड उठाएं जैसे रानी और भाभी के उठा रहे हैं। वो हसरत से इन्हें देख के बोली, उजाला भाई तुम खुद बेबी हो, पहले मुझे एक बेबी को संभालने दो, फिर तुम दूसरे बेबी को संभाल लेना। आयल इसका हसरत भरा लहजा देखकर प्यार से समझाने लगा, मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। उजाला ने दबा दबा एहतजाज किया। आयल ने गुस्से से फूली इसकी नाक की तरफ देखा, फिर एक नज़र हॉल में दौड़ाई। जब किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा न देकर इसे तेजी से उजाला की तरफ झुकते इसके नाक पर लप रखते फौरन पीछे हुआ। उजाला तो सबके सामने इसकी जरूरत देख के आंखें फाड़े से देख रही थी, जबकि वो इसे हैरान चेहरे को देखकर दिलकशी से मुस्कुराता इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया। इसकी दूसरी हरकत से उजाला की आंखें बाहर आने को थी। इसने जल्दी से घबरा के सबकी तरफ देखा जो अपनी बातों में लगे हुए थे, फिर आयल की आंखें दिखाती कमर के गिर्द लिपटा इसका हाथ उठाने लगी, जिस पर आयल ने पकड़ कर मजबूत कर दी। काफ़ी देर मजम्मत करते रहने के बाद भी जब आयल ने हाथ न उठाया तो थक हार के मुंह फैलाए बैठ गई। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये फूला फूला मुंह देखते मैं कोई और गुस्ताखी ना करूँ तो जल्दी से अपना मुंह ठीक कर लो और एक अच्छी सी स्माइल दो। आयल बज़ाहिर अपने फ़ोन पर नज़रें जमाए हुआ था, लेकिन इसका सारा ध्यान अपनी नाराज़ बीवी की तरफ था। आयल की धमकी से डरते उजाला ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जाए आयल को देखा। इसके अंदाज पर आयल ने बेसाख्ता उमड़ती हंसी को रोका और वो हंस के और इसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसकी छोटी सी शरारती बीवी ने ही तो इसकी सादा सी ज़िंदगी में खुशियों के मुस्कुराहटों के रंग बखेरे थे। आज इन्हीं रंगों में रंग कर वो दोनों एक खट्टी मीठी पुरसुकून मोहब्बत से भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हयात बेटा काफ़ी देर से बैठी हो, जाओ जाके आराम करो, शामिर ले जाओ बहू को। सरैया बेगम ने हयात के चेहरे पर थकान के आसार देखे तो शामिर इसे ले जाने का कहा। शामिर हयात का हाथ पकड़े ऊपर की तरफ बढ़ गया। अभी इन्हें चंद सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी जब शामिर ने पीछे मुड़ते सबको एक दूसरे में मगन देखकर हयात के भरे भरे वजद को अपने बाहों में उठा लिया। हयात ने सब लौटा के शामिर और फिर सबकी तरफ देखा, लेकिन कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। शामिर मुस्कुराते हुए ऊपर बढ़ा था, जिस पर हयात ने शर्मा के इसके सीने पे चेहरा छुपा लिया। कमरे में लाते इसने एहतियात से हयात को बेड पर लिटाया और खुद भी इसके साथ बैठता। दोनों पर कंबल ठीक करने लगा। सो जाओ, कंबल ठीक करते इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। शाह आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? न जाने हयात ने क्या सोच के पूछा था। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि इश्क करता हूँ। शामिर मोहब्बत से इसकी पेशानी चुमते गंभीरता से बोला, अगर मुझे कुछ हो गया, शीश कुछ नहीं होगा, अपने अंदर से ये डर निकाल दो। बहुत जल्द हम मुकम्मल होने वाले हैं और इस मुकम्मल ज़िंदगी को हम तीनों मिलके जिएंगे। शामिर अपना नरम एहसास इसके गिरद बनाता धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाता रहा, जिसे थोड़ी देर में ही हयात नींद की वादियों में चली गई। जाने शाह इसके ममता से भरे वजद को देख के इसके हसीन चेहरे पे नूर देखते खुद भी मुस्कुराकर आंखें मूंद दिया। वो लोग 2 से 3 होने वाले थे। इनकी खुशियों में इजाफा होने वाला था। नन्हा मेहमान जल्द आने वाला था, जिसके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी इनके मुंतज़िर थी। जी बड़ी मम्मा, मैं अपना और आयश का दोनों का बहुत ख्याल रखूँगी। हाँ हाँ उजाला, सुन लिया है। जो जो तुमने बोला वो सब आ जाएगा। ओके बड़ी मम्मा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। हवेली में सबको मेरा सलाम दीजिएगा। अबिया ने रज़िया बेगम से बात करते फ़ोन रख दिया। वो शीशे की दीवार के पार से नज़र आते खाना काबा के खूबसूरत मंजर को देख रही थी। अबिया के सेहतयाब होने के बाद आयल ने उम्रे का प्लान बनाया था। वो लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पहुँचे थे, जिस पे होटल में वो रुके थे वहाँ से खाना काबा साफ नज़र आता था। अभी हम मुस्कुराती नज़र से अल्लाह के घर को देखती थी। जब अपने पीछे आहट महसूस करते इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। वो इस आहट को तो भीड़ में भी पहचान सकती थी। आयश इसके साथ खड़ा होता इसके कंधों के गिर्द बाजू फैलाए इसको अपने हिसार में लिया। थैंक यू आयश, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। मैं हमेशा से चाहती थी अपने महरम के साथ अपने रब का घर देखूं, वह नमाज़ पढ़ूं, शुक्राने की नफल अदा करूं, और आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसके कंधे पर सर रखती खुशी से नम होती आवाज़ में बोली, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी महरम की ख्वाहिश का एहतराम करूँ, इसे पूरा करूँ। आयश को ये वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई यहाँ से जाए ही ना, हमेशा के लिए यहीं बस जाए। एक पुरसुकून और मुकम्मल मंजर था।
پیا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دل کی ہر دھڑکن میں صرف تمہارا ہی نام لیتی ہے، ہو سکے تو مجھے میری غلطیوں پر معاف کر دینا۔ عائش نے ہر بار کی طرح پھر معافی مانگی۔ عائشہ آپ کتنی بار معافی مانگیں گے؟ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، اب آپ پلیز پھر سے معافی نہیں مانگے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ابیا نے خفیہ سے کہا، تم نے مجھے معاف کیا، یہ تمہارا محبت اور بڑا پن ہے، لیکن جب تک میں خود سے مطمئن نہ ہو جاؤں میں معافی مانگتا رہوں گا۔ عائشہ عقیدے سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا بولتا، ابیا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ابیا اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ عائش کو ٹھوکر لگی ہے، جس کے بعد اس کے پاس لوٹ آیا ہے، جبکہ عائش بار بار اپنے رب سے معافی مانگتا تھا، اپنی غلطی کی، اپنے گناہ کی، اور زندگی بھر ابیا کا ساتھ مانتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اور خوبصورت لگ رہے تھے، زندگی کی خوشیاں شروعات ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف زینب بیگم اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، انہیں عمر قید کی سزا ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کا غرور اور کم نہ ہوا تھا، وہ اب بھی اپنے کیے پہ پچھتائی نہیں تھی، انہوں نے دوسری کی زندگی خراب کی تھی، لیکن ان کی اپنی زندگی بھی اب اچھی نہیں رہی تھی۔ اللہ سب دیکھ رہا تھا، وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، رسی ڈھیلی چھوڑ کر اسے سدھارنے کا موقع دیتا ہے، اور جو وقت پر سدھر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہوتی ہے اور زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔